फाइनली पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैचेस शुरू हो चुके हैं और सबसे खास बात यह है कि इस टीम में आमिर जमाल भी खेल रहे हैं। पता नहीं बार बार उन्हें कहां गायब कर दिया जाता है। मतलब कि एक ऐसा प्लेयर जो आपको डिसिप्लिन बॉलिंग भी करके दे सकता है और बैटिंग में भी आपको क्वालिटी रन स्कोर करके दे सकता है। लेकिन ये भी पीसीबी की रिवायतों में से एक रिवायत है कि वो ऑलराउंडर्स को खास मौका नहीं देते। दुनिया की बाकी बड़ी टीमों के पास हमेशा एक से ज्यादा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होते हैं, जबकि पाकिस्तान एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर निकालने में स्ट्रगल कर रहा है और इसी गैप को फिल करने के लिए आमिर जमाल एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। पर प्रॉब्लम ये है कि पीसीबी की तरफ से उन्हें भी इग्नोर किया जा रहा है। जब भी ऑलराउंडर्स की बात होती है पाकिस्तान की पहली पिक या तो फहीम अशरफ होते हैं या तो कोई स्पिनर ऑलराउंडर। इसी बीच पाकिस्तान एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर निकालने में पीछे रह जाता है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात की जाए तो 90s के एरा में पाकिस्तान के पास ऑलराउंडर्स की जो वैरायटी थी वो शायद ही कभी किसी टीम को मिलेगी। पहले इमरान खान जो खुद एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे, जिनका अगर आप बॉलिंग रिकॉर्ड देखो तो लगता है कि कोई फुल टाइम बॉलर है और बैटिंग में भी वो प्रॉपर बैटर की तरह काम करते थे। 92 के वर्ल्ड कप में जब वकारी यूनुस की गैर मौजूदगी में फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट अधूरा था तो वसीम अकरम का साथ देने वाले दूसरे बॉलर इमरान खान थे और जब पाकिस्तान को बैटिंग में स्टेबिलिटी की जरूरत थी तो उन्होंने खुद को 1 डाउन पोजीशन पे प्रमोट कर दिया और फिर इसी पोजीशन में 92 के फाइनल की इनिंग्स उनकी सबसे यादगार इनिंग्स में से एक बनी। इमरान खान के बाद जिस प्लेयर ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद दी वो थे अब्दुल रज़ाक। अगर आप सिर्फ उनके नंबर देखें तो शायद वो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना लगे, लेकिन अगर आप उनके मैचेस देखें तो समझ आता है कि अब्दुल रज़ाक सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि एक मैच विनर थे। बॉलिंग में भी वो 140 किलोमीटर के आसपास पेस जनरेट करते थे। बॉल से स्विंग भी करवा लेते थे और पुरानी बॉल से रिवर्स स्विंग भी। जरूरत पड़ने पर पहले स्पेल में ही विकेट्स निकालते थे और डेथ ओवर्स में भी डिसिप्लिन्ड बॉलिंग करते थे। इसी वजह से पाकिस्तान उन्हें किसी भी फेज में यूज कर सकता था और सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं बल्कि बैटिंग में भी वो एक प्रॉपर इनिंग्स सेवियर थे। जब पाकिस्तान प्रेशर में होता था और टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाता था तब अब्दुल रज़ाक क्रीज पर आते और उनके लिए सिचुएशन मैटर नहीं करती थी। चाहे टीम 30 पर 4 आउट हो या 200 का टारगेट चेस करना हो, वो मैच का मोमेंटम बदलने की सलाहियत रखते थे। 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अबू धाबी ओडीआई इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। पाकिस्तान ने सिर्फ 136 रन पर 7 विकेट्स गंवा दिए थे और लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने सिर्फ 72 बॉल्स पर 109 रन की नॉट आउट एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल और वेन पार्नल जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने उन्होंने 10 छक्के लगाकर पाकिस्तान को नामुमकिन लगने वाली जीत दिला दी। यही एक असली फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की पहचान होती है। आप उससे सिर्फ विकेट्स की उम्मीद नहीं रखते बल्कि मुश्किल वक्त में मैच फिनिश करने की भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि अब्दुल रज़ाक के बाद पाकिस्तान आज तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सका। कभी यासिर अराफात आए, कभी सोहेल तनवीर, कभी अनवर अली, फिर फहीम अशरफ और अब आमिर जमाल, लेकिन किसी को भी उस तरह कंसिस्टेंटली बैक नहीं किया गया। जैसे इंडिया ने हार्दिक पांड्या को, इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स को या साउथ अफ्रीका ने जैक कैलिस को किया और शायद इसी वजह से पाकिस्तान आज भी जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए तरस रहा है। लेकिन अगर बात सिर्फ अब्दुल रज़ाक तक ही रह जाए तो कहानी अधूरी होगी, क्योंकि उन्हीं के दौर में पाकिस्तान के पास एक और आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी था, अजहर महमूद। 1997 में टेस्ट डेब्यू करते ही साउथ अफ्रीका जैसे डेंजरस बॉलिंग अटैक के सामने सेंचुरी बना देना ये कोई आम बात नहीं थी। सिर्फ अपने पहले 6 टेस्ट मैचेस में ही अजहर महमूद ने 3 सेंचुरी स्कोर कर दी थी और ये रिकॉर्ड किसी भी बॉलिंग ऑलराउंडर के लिए हैरान कुन था। साथ ही वो एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर भी थे जो न्यू बॉल से स्विंग और पुरानी बॉल के साथ रिवर्स स्विंग दोनों करवा सकते थे। लेकिन फिर वही हुआ जो पाकिस्तान क्रिकेट में बार बार होता आया है। अजहर महमूद को कभी भी एक सेटल रोल नहीं दिया गया, कभी उनसे सिर्फ बॉलिंग का काम लिया गया, कभी लोअर ऑर्डर बैटर बना दिया गया और कभी बिना किसी वजह के टीम से बाहर कर दिया गया। और इस बात को अजहर महमूद ने खुद बाद में क्लियर किया था कि उन्हें लगातार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, न
ना न्यू बॉल कंसिस्टेंटली दी गई और ना बैटिंग ऑर्डर में कोई स्टेबल पोजीशन मिली। उस वक्त पाकिस्तान के पास वसीम अकरम, वकार यूनिस, शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक जैसे स्टार्स मौजूद थे। कंपटीशन बहुत टफ था, लेकिन इसके बावजूद अजहर महमूद जैसी क्वालिटी को जिस तरह रोटेट किया गया वो अपनी फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच सके। आज जब आमिर जमाल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं अजहर महमूद की कहानी याद आ जाती है। एक टैलेंटेड फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो टीम को बैलेंस दे सकता है, लेकिन अगर उसे लगातार मौके ही ना मिले तो फिर टैलेंट से ज्यादा सिलेक्शन पॉलिसी उसके कैरियर का फैसला करती है। और शायद इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स बनाना नहीं जानते या फिर उन्हें संभालना नहीं जानते। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है तो पिछले 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। पाकिस्तान ने कभी यासिर अराफात को लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा नहीं बनाया। अनवर अली को अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद फ्यूचर स्टार कहा गया, लेकिन इंजरीज और इनकंसिस्टेंट सिलेक्शन ने उनका करियर खत्म कर दिया। सोहेल तनवीर ने T20 क्रिकेट में दुनिया भर में नाम कमाया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उन्हें कभी प्रॉपर बैकिंग नहीं मिली। वहीं मस्टरफ ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर अपना नाम बनाया। Oh dear. And guess what? Oh, there's another one. No, that's out. They'll give it. Oh, you better believe it. लेकिन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस के बावजूद उन्हें बार बार मौके मिलते रहे, जबकि दूसरे ऑलराउंडर्स को इतना पेशेंस कभी नहीं दिया गया। इसके बिल्कुल उलट अगर आप दूसरी टीम्स को देखें तो पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट नजर आती है। इंग्लैंड ने बेन स्टोक्स को शुरू के सालों में फेलियर्स के बावजूद सपोर्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने मिचेल मार्श कई बार ड्रॉप करने के बाद भी वापस लाकर इन्वेस्ट किया। इंडिया ने हार्दिक पांड्या की इंजरीज के बावजूद उन्हें अपने प्लान्स का हिस्सा बनाया। क्योंकि उन्हें पता था कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर सिर्फ एक प्लेयर नहीं होता, वो पूरी प्लेइंग 11 का बैलेंस बदल देता है। पाकिस्तान को भी इसी माइंडसेट की जरूरत है और सिर्फ आमिर जमाल ही नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स नजर आए उसके लिए एक क्लियर पाथवे होना चाहिए, उसका रोल डिफाइन होना चाहिए, उसे लगातार 10 या 15 मैचेस देने चाहिए, ना कि 2 मैचेस की खराब परफॉर्मेंस के बाद उसका नाम सिलेक्शन लिस्ट से गायब कर दिया जाए। क्योंकि जब आप एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप कर लेते हैं तो आप सिर्फ एक प्लेयर नहीं पाते, आप एक एक्स्ट्रा बॉलर भी हासिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप टीम कॉम्बिनेशन में वो फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करते हैं जो बड़े टूर्नामेंट जीतने वाली टीम की पहचान होती है। शायद इसीलिए भी आज जब पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी वीकनेस की बात होती है तो टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर या स्पिन अटैक से पहले एक नाम जरूर आता है। पाकिस्तान के पास एक रिलायबल फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों नहीं है। एनीवेज ये मेरा ओपिनियन था, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एनीवेज के रिक्वेस्ट को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।